नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज मैं चर्चा कर रहा हूं, देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसको लेकर के। आप जानते हैं 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे। कुछ सत्तारूढ़ दल में बात नहीं बनी, कुछ मतभेद हुए, ऐसी चर्चा है। तो एक तरह से कहा जाए कि ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन, उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ साहब ने अचानक उस दिन इस्तीफा दिया था। वो जुलाई का महीना था, आपको याद होगा, शायद 17 जुलाई था। अब ये था कि इसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि भाई उपराष्ट्रपति का जो खाली पद है उसको चुनाव कराया जाए। अभी चुनाव का डेट भी हो गया और अब कैंडिडेट भी आ गए। 9 सितंबर को वोटिंग होगा और 21 तारीख से नामांकन पर दाखिल करने की आखिरी तारीख है 21 अगस्त। अब 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकता है। तो ये तो हुई कि एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अब तो एक बात हो गई कि एनडीए की ओर से घोषित हो गए हैं तो होगा क्या, ये आपके जेहन में एक सवाल होगा। इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि अब एनडीए में उपराष्ट्रपति का पद भी निर्विरोध चुने जाएंगे। के लिए उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बड़ा दायित्व है, एक और लोकसभा, दूसरी ओर राज्यसभा, जो अपर हाउस कहलाता है, उसके अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी चुनाव का जो सवाल आ गया है तो अभी हो रहा था कि महागठबंधन की ओर से भी कैंडिडेट दिया जा सकता है। देखिए, अब ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी कृष्ण। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 बार वो तिरुपुर से, कोमिटूर से लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। सादगी, सरलता, अनुभव, ये सब में तो वो बड़े माहिर माने जाते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के नाम की घोषणा हुई तो सत्ता पक्ष तो वहाँ, अभी एनडीए की सरकार वहाँ भी है। तो शिवसेना के संजय राउत, जो सामना अखबार के संपादक हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जो सीपी राधाकृष्णन की सराहना की, समर्थन किया और कहा कि तो अच्छे व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाजुला कर महागठबंधन में मुझे लगता है कि यदि महागठबंधन कैंडिडेट देगा तो इसमें अब द्वंद्व हो गया है। कुछ महागठबंधन में शामिल पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। अभी एक मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कल तो बिहार में ही थे, अब आज दिल्ली में थे, वो संसद में भी, राज्यसभा में। तो वहाँ मंथन हो रहा है कि क्या किया जाए, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध होने दिया जाए कि महागठबंधन के उम्मीदवार भी कोई दिए जाएं, किसको दिया जाए। अभी सब बात हो रही थी। तो 2 तरह की चर्चा हो रही है कि बिहार में चुनाव होना है, उसके पहले महागठबंधन का उम्मीदवार देके, और अब तो जीत होगी तय है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, लोकसभा अभी जो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार है, वही चुनते हैं उपराष्ट्रपति। और उसमें जो मनोनीत सदस्य भी हैं उनको भी ये चुनने का अधिकार होता है, उनके भी वोट की गिनती होती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि होता है तो किसका पलड़ा भारी है, यही तो सवाल होगा, सब लोग जानना चाहते हैं। तो अभी एनडीए का पलड़ा भारी है मेंबर्स के हिसाब से। यही गिनती मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि उसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। और यही सब सोच समझ के तमिलनाडु से अब तक ये तीसरे व्यक्ति होंगे। इसके पहले आर वेंकटरमन साहब जो राष्ट्रपति हुए थे, पहले उपराष्ट्रपति ही बने थे। इसके बाद फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी रहने वाले थे तमिलनाडु के। तो एगो तमिल की भी राजनीति शुरू हो जाएगी। ओबीसी समाज से आते हैं राधाकृष्णन। तो सोच समझकर तमिलनाडु में भी अगले साल चुनाव होना है। तो बीजेपी ने राधाकृष्णन को कैंडिडेट बना करके एक तीर से कई शिकार कर लिया है। ये मैं बात कह रहा हूँ कि अब लोकसभा में क्या होगा, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं कह रहा था कि अभी 500 लोकसभा में 544 की हाउस होती है, 543 लोग निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत का सदस्य है। तो अभी वहाँ 542 निर्वाचित सांसद हैं। और राज्यसभा में 245 की सीट होती है। अभी 6 सीट खाली है वहाँ। ये 6 सीट में 4 सीट जम्मू कश्मीर की और 1-1 सीट झारखंड और पंजाब की है।
इस तरह से वर्तमान सांसदों की संख्या 781 है अभी, जो मैंने आपको बताया कि दोनों हाउस के मेंबर वोटर होते हैं और उसमें आधी यानी 391 वोट की ज़रूरत चाहिए किसी भी गठबंधन को, चाहे सत्तारूढ़ एनडीए हो या महागठबंधन हो, जीतने के लिए। अब ये सारे गुना भाग के बाद यदि देखा जाए तो आज की तारीख में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 427 विधायकों का, सांसदों का समर्थन है दिख रहा है, और वहीं विपक्ष के पास करीब 293 लोकसभा के सदस्य, ये जो 427 में, और 134 राज्यसभा के सदस्य हैं। और वहीं इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया अलायंस जो है, उसके पास लोकसभा में 355 सदस्यों की संख्या, एक और 427 और दूसरे लोग 355, उसमें 249 लोकसभा के और 106 राज्यसभा के। अब ये दोनों में सांसदों की 130 से अधिक ज़्यादा संख्या है, तो स्वाभाविक है कि जो एनडीए का कैंडिडेट होगा, मतलब सीपी राधाकृष्ण का उपराष्ट्रपति बनना तो तय हो गया है, चाहे वो निर्विरोध चुन लिए जाए और नहीं तो चुनाव होगा तो नतीजा आपके सामने आएगा। इस बीच में जैसा मैंने प्रारंभ से कहा कि महागठबंधन में ही फूट पड़ सकती है। अभी तो तमिलनाडु में ही द्वंद्व है। डीएमके ने भी राधाकृष्ण के बारे में उनके व्यक्तित्व पर कुछ टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा व्यक्तित्व तो अच्छे हैं, और ये तो तमिलनाडु के लिए गौरव की बात होगी कि एक उपराष्ट्रपति, फिर हमें अवसर, ये तीसरा उपराष्ट्रपति होंगे, 2 तो राष्ट्रपति भी हुए उपराष्ट्रपति के बाद। लेकिन अब हम वैचारिक मतभेद है, इसलिए विरोध करना पड़ सकता है, तो बीचों समर्थन नहीं करे हैं हम। ये एक द्वंद्व है अभी। तो कुल मिला जुला करके ये बात जो मैंने आपसे बताई कि राधाकृष्ण का उपराष्ट्रपति बनना तय है, और उनकी जो 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, और इसके पहले वो झारखंड में भी 1.5 साल राज्यपाल थे। बड़े पढ़े लिखे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन की। आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक हैं वो। 74 में भारतीय जनसंघ जो बनी थी उसकी राज्य कार्यकारिणी के मेंबर थे, और झारखंड राज्य के राज्यपाल बनने के पहले 2004 से 7 तक तमिलनाडु में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जैसा मैंने बताया कि 2 बार लोकसभा के सदस्य। तो इस पूरे उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रख करके भी साउथ से एक उपराष्ट्रपति का फिर एक चुनाव कैंडिडेट बना लिया है। और तमिलनाडु में जो चुनाव होना है वहाँ डीएमके और एडीएम की जो राजनीति होती है, तो इस बार तो लगता है कि एडीएम से बीजेपी की निकटता हो गई है, तो वहाँ जो ये राजनीति होगी, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, उसमें फ़िलहाल महागठबंधन में द्वंद्व है समर्थन को लेकर कि कोई कैंडिडेट दिया जाए या न दिया जाए। कैंडिडेट देने का फैसला भी हो गया तो हार जीत का जो गुना भाग मैंने आपसे बताया है कि सीपी राधाकृष्ण को जब एनडीए ने कैंडिडेट बना दिया तो उनका उपराष्ट्रपति बनना भी तय है। कुल मिला जुला कर उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो देश की राजनीति है, जो एनडीए और महागठबंधन की राजनीति है, जो साउथ की राजनीति है और तमिलनाडु का जो परिस्थिति है, उसकी चर्चा आपसे मैंने की। ये चर्चा आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। आपके जहन में कोई सवाल है तो निश्चित कीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।